Very warm welcome to all of you at our learning platform, Science Study Center and Young's Mind Academy. ऑप्टिक्स में लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस। जो लास्ट टॉपिक था वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सर्फेसेस। अगर कर्व सर्फेसेस, अभी तक सारी स्टडी जो कर रहे थे हम लोग वो प्लेन सर्फेसेस की कर रहे थे, अब हम लोग स्टडी करेंगे कर्व्ड सर्फेसेस से। फिनोमेना वही दो रहेगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सर्फेसेस। ठीक, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड surfaces, reflection through curved surfaces। ठीक है, तो कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या करेंगे, कर्व सरफेस अगर हम लेंगे तो उसमें दो तरह के मिरर्स आएंगे। जब प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसे आप प्लेन मिरर बोलते थे। अब कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें दो तरह का मिरर होगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो इस पूरे सेक्शन में आपको मिरर्स के बारे में स्टडी करना है और मिरर्स भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हमने रे ऑप्टिक्स की स्टडी को कैटेगराइज कर लिया था कि प्लेन सर्फेसेस अलग और कर्व्ड अलग। अब इसके बाद जितना सेक्शन आएगा उसमें सब में कर्व सरफेस ही आएगा। तो कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन आएगा पहले, जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन आएगा। फिर दो कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन लेंगे तो वो लेंस का फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हम कर्व सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब रिफ्लेक्शन पढ़ना है कर्व सरफेस से तो इस बात को सिंपली शुरू करते हैं। जैसे अगर कोई हॉलो स्फीयर है, ये कोई हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ये हॉलो ग्लास स्फीयर मान लीजिए, ये कोई हॉलो ग्लास स्फीयर है ये, ठीक, और हॉलो है, सॉलिड नहीं है, ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है। और इस हॉलो स्फीयर को अगर आप कट कर दें, जैसे मान लीजिए आप ऐसे सिंपली कट कर दें, ठीक, तो एक हॉलो स्फीयर है और आपने उसे ऐसे कट कर दिया, तो जैसे ही आप इसे कट करेंगे तो ये जो कर्व सरफेस आप देख रहे हैं ये निकल के आएगा। और इस कर्व सरफेस की अगर आप बात करें तो ये कर्व सरफेस ऐसा निकल के आ जाएगा, ये वाला, इस साइड वाला। और अगर इसके एक साइड को आप सिल्वर कर दें, ठीक, एक साइड को अगर हम सिल्वर कर दें ऐसे, ठीक है, तो एक साइड को सिल्वर करते ही ये क्या हो जाएगा, मिरर बन जाएगा। रे ऑफ लाइट आएगा, इधर से रिफ्लेक्ट होगा और इस साइड पे जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन कैसे सरफेस से होगा, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस होगा। तो ऐसे मिरर को जब आप इस साइड से उसको सिल्वर करेंगे, इस साइड से, और रे ऑफ लाइट इधर से आएगा, तो इसको आप बोलेंगे ये कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और इसी में अगर ये जो सेक्शन निकल के आया ये ऐसा था, अगर इसके इस साइड को आप सिल्वर कर देते हैं, इस साइड को अगर आप सिल्वर कर देते हैं, तो इसको आप बोलेंगे ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, तो ये दोनों मिरर्स आप देख रहे हैं, ये दोनों मिरर्स जो है एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो प्लेन और स्फेरिकल सर्फेसेस, स्फेरिकल सर्फेस को ही हम लोग कर्व बोल दे रहे हैं, तो प्लेन और स्फेरिकल सर्फेस का स्टडी। ठीक, तो इसमें अगर आप इस साइड को सिल्वर कर देते हैं तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक, इसी स्फीयर का पार्ट है। अब सिल्वर आपने किधर किया है, देखिए, अगर रे ऑफ लाइट इस साइड से आ रहा है और इधर की तरफ जाएगा तो जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्ट जो होगा, आपने सिल्वर इस साइड पे किया हुआ है और लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा वो इस साइड से होगा। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट करने वाला जो सरफेस है वो केव की तरह है, तो इसीलिए उसको कॉनकेव बोलते हैं। ठीक, और इसमें लाइट इस साइड से रिफ्लेक्ट होगा, इधर से नहीं आएगा, इधर से रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो दो ही तरह का स्फेरिकल मिरर होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और यही हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें जरा ध्यान से देखिए कि इस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ठीक है, ये इस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, इस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ठीक, इसको आप क्या बोलेंगे, पोल। ठीक,
ज्योमेट्रिकल सेंटर से मतलब समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकली जो पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होगा, जैसे आपने मिरर तो निकाल लिया इसमें से कट करके, एक हॉलो स्फीयर में से, ये एक हॉलो ग्लास का स्फीयर है मान लीजिए, तो इस हॉलो स्फीयर में से अगर आपने कट किया, ठीक है, और कट करने के बाद ये जो सेक्शन है कर्व्ड सरफेस, ठीक है, चूंकि हॉलो है तो ऐसा ही रहेगा, और इस साइड पे आप सिल्वर कर देंगे, ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, मतलब मिरर में ऊपर से नीचे से बिल्कुल बीच में होना चाहिए और लेफ्ट और राइट से भी बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकली जो पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे पड़ेगा, इसको आप क्या बोलने वाले हैं, ये हो जाएगा पोल, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, पोल। और देखिए जिस स्फीयर का ये पार्ट है, अगर इस स्फीयर को ऐसे पूरा कर लें तो इस स्फीयर का ये पार्ट है, तो स्फीयर अगर आप ऐसे कंप्लीट करेंगे कि ये स्फीयर, इसी को अगर आप ऐसे कंप्लीट करते हैं, ठीक, इसी को, ठीक है, तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर जहां पे लाई करेगा, ठीक है, इसी को आप क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आप बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो मिरर होगा आपके सामने, उस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो पोल हो जाएगा, ठीक, और जिस स्फीयर का वो पार्ट है, ठीक है, उसका जो सेंटर होगा उसको आप बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को अगर मिलाकर एक लाइन खींच दें तो इसको आप बोलेंगे ये इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और यहाँ देखिए पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा और इसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि अगर एक हॉलो स्फीयर आपने लिया, ठीक, और उस हॉलो स्फीयर का, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो पोल होगा, और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। और ये जिस स्फीयर का वो पार्ट है उसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इस कॉन्वेक्स मिरर में भी जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो पोल हो जाएगा, जिस स्फीयर का वो पार्ट है उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों लाइंस को आप आगे बढ़ा देंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये इसका रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये दो तरह के मिरर्स हैं और ये वर्ड्स हम लोग बार बार यूज करते हैं, है ना, कि पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतनी बात क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब स्फेरिकल मिरर्स की हम लोग बात करते हैं, स्फेरिकल सर्फेसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, ठीक, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। प्लेन सर्फेसेस में हम लोगों ने फोकस की कोई बात नहीं की थी, यहाँ पर एक वर्ड बार बार आएगा, फोकस, और फॉर्मूले के साथ वो दिखाई देगा। तो फोकस किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, जरा इस पे आ जाए। फोकस, फोकस, ठीक है, फोकस, ठीक। फोकस किसको बोलेंगे कि अगर कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम है, ठीक, डेफिनेशन कॉमन ही है सभी के लिए, चाहे वो मिरर आप पढ़ रहे हो, चाहे लेंसेस पढ़ रहे हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऑप्टिकल सिस्टम है, कोई मिरर है, कोई लेंस है, कुछ भी है, ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रख दें, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दें, तो जहां पर उसका इमेज बनेगा उसी पॉइंट को फोकस बोला जाएगा, ठीक, उसी पॉइंट को फोकस बोलेंगे। तो फोकस की अगर डेफिनेशन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, द इमेज पॉइंट, द इमेज पॉइंट फॉर which object is at infinity, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक। द इमेज पॉइंट, है ना, वो इमेज पॉइंट जहां पर इमेज बनेगा, ठीक, और किसका इमेज बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है, ठीक है, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखते हैं और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज बन जाएगा, ठीक, उस मिरर का, उस लेंस का, वही फोकस बोला जाएगा, ठीक है, फोकस, ठीक, उसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट कर दिया करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है। तो अगर कभी बात फोकस की आती है तो ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेना है कि कहां पर है, इंफिनिटी। और बच्चों अगर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो रेज उससे कैसे आएंगे, इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे ऑब्वियसली पैरेलल रेज आएंगे। तो आप फोकस की डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप पैरेलल रेज इंसिडेंट कराते हैं किसी मिरर या लेंस पे, तो जहां पर वो रेज कन्वर्ज कर जाएंगे, ठीक, कई बार कन्वर्ज वो कर जाते हैं, कई बार हमें एक्सटेंड करके मिलाना पड़ता है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर जाते हैं, जैसे इमेज बताया था आपको कि दो तरह का होता है, रियल भी और वर्चुअल भी,
ठीक है। तो रियल का मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज खुद ब खुद इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो वो रियल इमेज है। और अगर आपको रेज को एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा तो वो इमेज वर्चुअल है, ठीक है ना। तो रियल या वर्चुअल कोई भी हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जहां इमेज बनेगा वो फोकस या पैरेलल रेज इंसिडेंट आप कराएं, ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रेज कन्वर्ज कर जाएंगे और दे विल अपीयर टू कन्वर्ज, उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप फोकस बोलने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, यहां पर एक बात बहुत जरूरी जो ध्यान देनी है वो ये कि एक चीज जो कर्व्ड सरफेसेस में आप बार बार डिस्कस करेंगे, ठीक, और अब जितने भी फॉर्मूले कर्व सरफेसेस के आप स्टडी करेंगे, ठीक, वो मिरर्स के लिए हो, ठीक है। अब स्फेरिकल सरफेसेस की बात हो रही है, तो अगर वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर हो या स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो या लेंसेज हो, सभी में साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। अब कोई भी फॉर्मूला बिना साइन कन्वेंशन के यूज नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन आप देखते हैं कि कर्व सरफेस का है तो हर फॉर्मूले को साइन कन्वेंशन के साथ ही यूज करना है। इसीलिए हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स को कैटेगराइज कर दिया था कि एक सेक्शन वो जिसमें साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, और वो है प्लेन सरफेसेस की स्टडी। तो बिना साइन कन्वेंशन वाला हम लोगों ने एक तरफ पढ़ लिया। अब कर्व सरफेसेस, तो कर्व सरफेसेस के हर फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन लगना ही लगना है, चाहे वो हर फॉर्मूले के नीचे लिखा हो या नहीं लिखा हो, ठीक है ना। तो अगर आप कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या किसी कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं या लेंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक, तो साइन कन्वेंशन का जरूर इस्तेमाल करना है। और सभी के लिए साइन कन्वेंशन बिल्कुल एक जैसा ही है, ठीक है। तो इसीलिए हम सारे साइन कन्वेंशन वाले सेक्शन को एक साथ रखना चाहते हैं ताकि वो बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो क्या है साइन कन्वेंशन, यहां से समझते हैं और उसी को आगे यूज करते जाएंगे, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में। तो साइन कन्वेंशन पर जरा ध्यान देंगे आप कि साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन ये कि अगर आपने कोई मिरर बनाया, अभी मैं मिरर के लिए बोल रहा हूं, ठीक, और जैसे ही हम लोग रिफ्रैक्शन पे आएंगे कर्व सरफेस के तो मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा वो साइन कन्वेंशन, ठीक है। यही सिमिलर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा वो आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ मिरर की बात करेंगे। तो जैसे अगर कोई मिरर आपके पास है ऐसा, ठीक, मैंने कॉनकेव मिरर फिलहाल बनाया, ठीक है ना, और यहां पर क्या है, ये पोल है, ठीक, यहां कहीं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, और इन रेस को आपने आगे बढ़ा दिया तो ये ऑब्वियसली दोनों को सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को मिला दिया तो ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया आपने, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या है? पहली चीज स्टेप 1 कि सारे डिस्टेंसेस को जब भी आप किसी मिरर को स्टडी करेंगे तो सारे डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे, पोल से, ठीक। तो पहला पॉइंट है ना साइन कन्वेंशन का, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर किया जाएगा, ठीक, पहला पॉइंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज क्या है, जैसे अगर आप किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो इससे पहले तक आप क्या करते थे? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते थे ऐसे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ओरिजिन हुआ करता था और एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक। तो यहां पर ओरिजिन का काम पोल करेगा, ठीक है। तो जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को शो करते हैं तो ओरिजिन से मेजर करते हैं, एक्स डायरेक्शन में कितना और वाई डायरेक्शन में कितना, ठीक है। तो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन है वैसे ही हमारे ऑप्टिक्स में, है ना, पोल वो काम करेगा, पोल को ओरिजिन मान लीजिए। अब पोल अगर ओरिजिन हो गया तो एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस होगा और एक वाई, ठीक। इसमें पता है जैसे इधर आप पॉजिटिव एक्स लेते हैं और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव वाई और उसके अपोजिट नेगेटिव। यहां क्या करना है, अब ये पोल हमारा हो गया ओरिजिन की तरह, इसको एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट कर लीजिए, और वाई एक्सिस ये मैंने बना दिया, चलिए ये वाई एक्सिस की तरह ट्रीट हो गया, ठीक। अब ध्यान ये देना है कि नॉर्मली कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो इधर ही पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, ठीक। लेकिन यहां साइन कन्वेंशन में ध्यान देना है कि जिस डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट रेस के चलने का जो डायरेक्शन होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया, तो इस ऑब्जेक्ट से जब रे चलेगा तो ऐसे चलेगा मिरर की तरफ। ऑब्जेक्ट से रे तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलता है, लेकिन वो सारे रेस बनाने की जरूरत नहीं है। आपने सामने मिरर लगा रखा है तो मिरर की तरफ जाने वाले रेस तो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे
ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा, मिरर पे इंसिडेंट होगा, तो ऑब्जेक्ट से रे जब मिरर की तरफ चलेगा तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया। तो यहां पर जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होगा, मैंने बोला पोल ही ओरिजिन है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसके अपोजिट आप नेगेटिव मेजर करेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसके अपोजिट नेगेटिव। ठीक है, हाँ, जैसे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक, ऐसा ऑब्जेक्ट आपने सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात मैंने क्या बताई, स्टेप वन कि डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। पोल को ओरिजिन की तरह ट्रीट करिए। प्रिंसिपल एक्सिस, एक एक्सिस हो गया, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, वो दूसरा एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सेकंड स्टेप ये कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे मैं बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, ठीक है, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव मेजरमेंट और उसके अपोजिट नेगेटिव। मतलब अगर इधर कोई डिस्टेंस मुझे मेजर करना है तो वो मैं पॉजिटिव लिखने वाला हूं, और इधर कोई मेजर करना है तो वो नेगेटिव लिखने वाला हूं। जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस समय नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप समझ में आ गया। थर्ड पे आ जाइए कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इरेक्टेड है, जैसे ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ऐसे खड़ा है, ठीक, तो उस डायरेक्शन में जब मेजरमेंट करेंगे ये पोल से, मतलब कि अगर ऐसे मेजरमेंट करेंगे, मतलब इसके ऊपर मेजरमेंट करेंगे, ठीक, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है वो पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेंगे। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। ठीक, तीन बातें मैंने बोली साइन कन्वेंशन के लिए, बात समझ में आ गई। सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करेंगे, पोल ओरिजिन की तरह होगा। दूसरी बात, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा, ठीक, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। तीसरा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इरेक्ट होगा सीधा, ठीक, वाई एक्सिस में, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसके अपोजिट नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है सभी फॉर्मूलों में। साइन कन्वेंशन नहीं लगाओगे फॉर्मूले में तभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो साइन कन्वेंशन ध्यान से पकड़ के रखना है, ठीक है, और उसको आगे फॉलो करना है। ठीक, तो यहां पर ये दिख रहा है आपको, अगर सिचुएशन ऐसी है कि मिरर इस तरह से रखा होता, ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करिए, ये हो गया पोल, ये हो गया कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिला दीजिए, तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट से रेज इस डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में रे चलेगा, तो पोल से इधर का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव और इधर की तरफ जो मेजर करेंगे वो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में इरेक्टेड है, तो इस डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव और इधर जो मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव। ठीक है, इधर जो मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव। ठीक है, सेम यही कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी मिरर हो तो सेम ये सिमिलर साइन कन्वेंशन लगाना है। ठीक है, और हर फॉर्मूले में, चाहे वो मिरर फॉर्मूला हो, ठीक, चाहे वो फोकस का फॉर्मूला हो, चाहे वो मैग्निफिकेशन का हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का हो, चाहे वेलोसिटी ऑफ इमेज वगैरह की बात हो रही हो, अभी कई सारी चीजें आप देखेंगे, तो सब में आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ चलना है। ठीक, हर फॉर्मूले में कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला है, स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर फॉर्मूला है वो स्फेरिकल मिरर हो, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो, लेंसेज हो, ठीक, बिना साइन कन्वेंशन के फॉर्मूला कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक, तो साइन कन्वेंशन मेनली आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए। ठीक है, प्लेन और कर्व सरफेस की स्टडी में यही बेसिक डिफरेंस है, तो जरा इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन ऑब्वियसली मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, तीन बातें मैंने बताई। ठीक है, और क्लियर है। चलो अब देख लेते हैं, ये दो ही मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और जरा इस पे फोकस करें। आगे आते हैं, जैसे ये मिरर है कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल है और यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और अगर मैं इसके फोकस की बात करूं, मैंने बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां नई चीज क्या आ गई, नई दो चीजें आ गई कर्व सरफेस में। एक तो फोकस, नया वर्ड आ गया, फोकस की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट कराएं या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखें तो जिस पॉइंट पे इमेज बनेगा वो फोकस है। ठीक है, और दूसरी बात हो गई साइन कन्वेंशन की। ठीक, तो चलिए इसके फोकस की, जरा इस कॉनकेव मिरर के फोकस की बात करें तो यहां पर देखिए, अगर मैं इस पर पैरेलल रेज इंसिडेंट करा दूं, ठीक, एक रे ऐसे आ रहा है और दूसरा रे ऐसे आ रहा है, ये दो पैरेलल रेज मैंने इंसिडेंट करा दिए। ठीक है, ये दो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो गए, यहां देखिए ये दो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो गए। अच्छा, अब ये पैरेलल रेज जब इंसिडेंट हो गए तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो वो रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करेगा।
ठीक। और रिफ्लेक्शन का रूल तो बहुत बेसिक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मैंने बोला प्लेन और स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस पे एकदम क्लियर है कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है ये, और इसमें कोई बोले इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल का मतलब कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, ठीक है। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये बेसिक प्रॉपर्टी सबको पता है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, रेडियस, ठीक। स्फीयर में टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, रेडियस, और ये जो रेडियस होगा यही परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और इसी को आप नॉर्मल बोलेंगे, ठीक। तो स्फेरिकल सरफेस में जब भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो क्या करना है, ठीक, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए। मतलब ये पूरा स्फीयर अगर मैं बनाऊं तो यहां से सेंटर मिलाएंगे तो वही रेडियस होगा, और रेडियस ही नॉर्मल होगा। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, सेंटर से इस पॉइंट को मिला दिया, ठीक। यहां देखिए, ये मिरर है कॉनकेव, ठीक है, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और दो रेज मैंने इंसिडेंट कराए ऐसा, ये, ठीक। अब मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेना चाहता हूं, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, इस पॉइंट पर यहां रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है तो इसी पॉइंट पर, ठीक है, उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब उस पॉइंट को आपने क्या किया, सेंटर से मिला दिया, ठीक है। तो उस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया तो ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो इसको भी आप सेंटर से मिला देंगे, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक। तो यहां पर देखिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, अगर ये एंगल आई है तो ऑब्वियसली उतने ही एंगल पे रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये एंगल भी आई होगा, और यहाँ भी वही होगा, उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये। और यहाँ इन दोनों रेस को देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जा रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यही इमेज हो गया, ठीक है, यही इमेज हो गया, ठीक। और ये अगर इमेज बन गया तो इसी इमेज को देखिए रेस कैसे आ रहे हैं, पैरेलल, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर ट्रीट हो रहा है, इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज बनेगा, ठीक, उसी को फोकस बोलेंगे। तो यही जो इमेज बन रहा है इसी को आप फोकस बोलेंगे, ठीक है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यही डेफिनेशन थी, है ना, द इमेज पॉइंट फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इस समय ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पैरेलल रेज आपने भेजे हैं, ये दो रेज, तो पैरेलल रेज आपने भेजे हैं तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों रेज ऐसे कन्वर्ज हो जा रहे हैं, ठीक। तो जिस पॉइंट पे इमेज बनेगा वही फोकस, और इस समय इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर फोकस हो जाएगा, मतलब इस मिरर का ये फोकस हो गया, ठीक है। अपने साइन कन्वेंशन पे आते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये मिरर कैसा है, ऑब्वियसली ये मिरर कॉनकेव है उसके, ठीक। सिल्वर्ड सरफेस को देख के आप अंदाजा लगा रहे हैं, और इस मिरर पे पैरेलल रेज जब आपने इंसिडेंट कराया तो उसने रेज को क्या किया, पैरेलल रेज जब आपने इंसिडेंट कराया तो उसने रेज को मिला दिया, ठीक है। और जब रेज मिल गए आपस में, ठीक, रेज को मिला दिया मतलब रिफ्लेक्शन के बाद रेज कन्वर्ज कर गए, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, या इसका बिहेवियर कन्वर्जिंग बिहेवियर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करता है। तो कई बार कॉनकेव मिरर ना लिख के, है ना, ये बोला जाता है कि एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर है तो समझ जाना वो कॉनकेव ही है, कॉनकेव ही रेस को कन्वर्ज करेगा। अब मैं अगर अपने साइन कन्वेंशन पे आ जाऊं तो साइन कन्वेंशन ये कहता था कि डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगे, रेज इधर से आ रहे हैं तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, तो इस तरफ जो भी मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे, और इसके अपोजिट इधर जो भी मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव करेंगे। क्लियर है। अब अगर मैं फोकल लेंथ मेजर करना चाहूं तो यहां देखिए पोल से अगर फोकस का डिस्टेंस मेजर करूं ये, ठीक है, तो पोल से फोकस का डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो ऑब्वियसली कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो यहां से ये मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसका फोकस नेगेटिव, मतलब अगर इसके फोकल लेंथ की हम बात करें जो स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। कॉनकेव मिरर ही कन्वर्जिंग मिरर होगा, ठीक है, और जब भी उसका फोकस लेंगे तो वो नेगेटिव होगा, ठीक।
जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में बच्चों साइन कन्वेंशन का जिक्र नहीं होता, ठीक, और ना ही जब आपको चॉइसेस दी जाएगी तो उसमें साइन कन्वेंशन की बात की जाएगी, क्योंकि साइन कन्वेंशन भी दो तरह का होता है। एक जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारे 10+2 सिलेबस में है, एक दूसरा होता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट स्पेस और इमेज स्पेस देखते हुए कन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है ना। एक तीसरा न्यूटन के तरीके से भी बात हो सकती है कि डिस्टेंसेस पोल से ना आपके फोकस से मेजर करना शुरू कर दें, तो वहां से भी कुछ फॉर्म आता है, ठीक। तो इसलिए इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपके सिलेबस में जो साइन कन्वेंशन है आप उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से बढ़िए और आंसर को अपने कन्वेंशन के हिसाब से रिपोर्ट करिए, ठीक। तो जब आपको क्वेश्चन बोला जाएगा तो उसमें फोकस नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा। जैसे ये बोला जाएगा एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक, या कन्वर्जिंग मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉनकेव उसने बोल दिया या कन्वर्जिंग बोल दिया तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से वो नेगेटिव ही होगा, तो हम उस फोकस को -10 लेके अपने फॉर्मूले में यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। तो जो कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये कन्वर्जिंग नेचर का है, फोकस नेगेटिव। और अगर मैं कॉन्वेक्स की बात कर लूं तो कॉन्वेक्स मिरर में जरा ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा है कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, और इसमें अगर मैं पोल ड्रॉ कर लूं, ठीक, और ये पोल हो गया, ठीक, और यहाँ कहीं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्फीयर जब कंप्लीट करेंगे तो वो इस साइड पे कंप्लीट होगा, तो इस साइड कंप्लीट होगा तो सेंटर इधर आएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड पे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसमें मैं पैरेलल रेस को इंसिडेंट करा दूं कि अगर एक रे ऐसे आ रहा है और एक रे ऐसे आ रहा है और पैरेलल रेस मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो फिर ये मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होने वाला है, और रिफ्लेक्ट होने वाला है तो रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करेगा, और रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करेगा तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्मल ड्रॉ करना है तो यहाँ देखिए फिर वही बात कि जिस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है उसे आप सेंटर से मिला दीजिए, तो यही नॉर्मल हो गया। और इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इसे भी आपने सेंटर से मिला दिया, ठीक। अब देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ये होगा उतने ही एंगल पे हमारा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये एंगल बराबर होगा, और यहाँ भी वही, ठीक, ये एंगल इक्वल होगा। अब यहाँ पर आप क्लियरली रे डायग्राम देख के आप समझ पा रहे हैं कि जब हमने पैरेलल रेज इंसिडेंट कराया तो मिरर पे पड़ने के बाद उसने रेज को डाइवर्ज कर दिया, और ये दोनों रेज आगे जाके मिलने वाले नहीं हैं, और मुझे इमेज चाहिए तो मुझे इन दोनों रेस को एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा, और अगर इस रे को मैं एक्सटेंड कर दूं और इस रे को भी एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ इमेज बनेगा, और जिस पॉइंट पे इमेज बनेगा वही फोकस हो जाएगा, ठीक है, वही फोकस हो जाएगा ये, ठीक। और यहाँ अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूँ तो यहाँ देखिए ये जो कॉन्वेक्स वाला मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर जो है, ठीक, ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ऑब्वियसली डाइवर्जिंग बिहेवियर शो कर रहा है, कैसा, डाइवर्जिंग बिहेवियर, ठीक, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग बिहेवियर, और साइन कन्वेंशन की बात करें तो रेज इधर से आ रहा है, डिस्टेंसेस पोल से मेजर होगा, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसके अपोजिट नेगेटिव मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए फोकस कैसा हो जाएगा, अगर पोल से इस डायरेक्शन में फोकल लेंथ मेजर करोगे तो ये पॉजिटिव, तो इसका फोकस पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसका फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक। इतनी बात क्लियर है ना। तो सीधा है पॉइंट, इसका मतलब कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक। कॉनकेव का फोकस जब भी लेंगे तो वो नेगेटिव लेंगे, और कॉन्वेक्स का फोकस जब भी लेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो एक रेस को कन्वर्ज करता है, दूसरा डाइवर्ज करता है, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों ने प्लेन मिरर की बात की थी। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो देखिए प्लेन मिरर ऐसा होता है, और इसमें अगर आप पैरेलल रेस को इंसिडेंट कराएं मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो देखिए ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, इसका मतलब अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो यही नॉर्मल होगा, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे ही लौट जाएगा, ठीक। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर, ठीक। ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज भी इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। और अगर दोनों इन्फिनिटी पे है तो हमारा फोकस कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पर। इसका मतलब कोई प्लेन मिरर का फोकस अगर पूछे तो प्लेन मिरर का फोकस इनफाइनाइट, ठीक। और इसको देखिए ये पैरेलल रेस को ना तो कन्वर्ज कर पा रहा है ना डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब प्लेन मिरर ना तो कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करता है ना तो डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करता है, पैरेलल रेस को पैरेलल ही सेंड कर देगा, ठीक है। और उसका फोकस अगर बात होती है तो इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर कन्वर्ज डाइवर्ज नहीं करता, कन्वर्ज या डाइवर्ज करना है रेस को तो या तो कॉनकेव या तो
कॉन्वेक्स, है ना। ये दो तरह के मिरर्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं दो मिरर्स की बात हम लोग करनी है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर्स की, ठीक। तो आगे ध्यान दीजिए, जैसे अगर ये कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पोल होगा और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लीजिए, ठीक है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, r, ठीक। ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके इमेज की बात कर लेते हैं कि कहाँ उसका इमेज बनने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और इसका इमेज, तो क्या बताया था इमेज के लिए। अब देखिए, शुरुआत में जब हम प्लेन मिरर भी पढ़ते थे तो रे डायग्राम बनाते थे, ठीक। बाद में फिर विदाउट रे डायग्राम हमने सीख लिया था कि ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। मिरर्स में भी, स्फेरिकल मिरर्स में भी काम यही करना है आपको, ठीक। पहले तो रे डायग्राम देखते हैं, अभी रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं, ठीक। लेकिन फिर आपके पास अगर ऑब्जेक्ट है और उसके इमेज को आपको लोकेट करना है तो फिर आपको सीधे फॉर्मूले से काम करना है ना। बार बार रे डायग्राम बना के नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग डायग्राम बहुत प्रिसाइज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके नहीं बनाते, तो वो तो एक रफ एस्टिमेशन। तो बिना रे डायग्राम के आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, ठीक। तो यहाँ पर चलिए अभी जरा मैं रिजल्ट की बात कर लूँ, तो यहाँ डिराइव करते हैं। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा और ऑब्जेक्ट को पॉइंट की तरह शो कर रहा हूँ, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बड़ा हो सकता था, एक्सटेंडेड हो जाता। चलिए, अब ऑब्जेक्ट का मतलब जिससे रेज निकलेंगे हर पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक। और वो कुछ उनमें से रेज मिरर पे भी इंसिडेंट होंगे और मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद जहां वो रेज इंटरसेक्ट कर जाएंगे वही इमेज होगा, ठीक। तो ऐसा करते हैं कि कम से कम 2 रेज ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ भेजते हैं और रिफ्लेक्शन कराते हैं और इमेज देखते हैं कहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर एक रे मैंने ऐसे भेज दिया, ठीक, सीधा, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, एक रे ऐसे, ये ऑब्जेक्ट से रे सीधा ऐसे चल पड़ा, ठीक है। चॉइस आपके पास, रे कहीं भी बना सकते हैं, हम सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। तो एक रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही मैंने भेज दिया। अब ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भेज देंगे तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा, और जब इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा तो सेंटर से मिलाएंगे, यही नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। तो नॉर्मल से हमारे रे का एंगल 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट होगा तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे ही लौट आएगा। क्लियर है? इसका मतलब एक बात तो ये अपने जहन में बिठा लीजिए कि कोई भी रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर जाएगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही लौट आता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। और अगर रे ऑफ लाइट इधर गया ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत है, और नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत है तो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर से मिला दिया। ये एंगल अगर आई है, ठीक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और ये एंगल भी आई ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, ठीक। अब रिफ्लेक्शन के बाद देखिए सीन क्या बन रहा है। एक रे यहाँ इंसिडेंट हुआ, वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गया। एक रे जो यहाँ इंसिडेंट हुआ वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गया। तो रिफ्लेक्शन के बाद एक रे ये है, और रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारा दूसरा रे है वो इधर की तरफ आ रहा है, और ये दोनों रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर गए, तो यही पर्टिकुलर पॉइंट हमारा इमेज हो गया, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऐसे गया और ऐसे जा रहा है, तो मैं इन दोनों रेस की बात कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन के बाद एक रे ऐसे जा रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद एक रे ऐसे आ रहा है, और ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर गए, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही इमेज। और ये रेस खुद ब खुद इंटरसेक्ट कर गए, तो इमेज कैसा है इस समय? रियल इमेज है, ठीक है, रियल इमेज है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अगर इस एंगल को मैं अल्फा बोल दूं, इस एंगल को बीटा और इस एंगल को गामा बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो जरा इस फिगर पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक। सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं, तो मैं बच्चों डिस्कस कर रहा हूं ट्रायंगल OAC समझ में आ रहा है? OAC, ये इधर वाला ट्रायंगल, ये वाला ऊपर वाला। और इस ट्रायंगल में देखिए ये बीटा एक्सटीरियर एंगल है, और हर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। इसका मतलब बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई। बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई। ये बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सटीरियर एंगल OAC ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, OAC।
ओ ए सी में बीटा एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर अपोजिट एंगल अल्फा प्लस आई, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। अब उसके बगल वाले ट्रायंगल पे आ जाइए, बगल वाला ट्रायंगल मतलब सी ए आई, बगल वाला ट्रायंगल सी ए आई, और इस बगल वाले ट्रायंगल सी ए आई में गामा एक्सटीरियर एंगल है एंड दिस गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आई। ठीक, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन से अगर मैं अल्फा को एलिमिनेट करूं तो यहां अल्फा की वैल्यू होगी बीटा माइनस, दोनों में से आई को एलिमिनेट करना है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो आई इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा पहले से, और दूसरे वाले से आई इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर बीटा उधर ले जाए तो ये हो जाएगा ट्वाइस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। क्लियर है? ट्वाइस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। इसमें देखिए बीटा उधर चला गया, 2 बीटा, अल्फा इधर आ गया, तो 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्लियर है? ठीक, अब यहाँ देखिए जो हम रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं, तो जितने भी रिजल्ट्स हम लोग स्फेरिकल सर्फेसेस में पढ़ते हैं, ठीक, वो चाहे अभी आप मिरर पढ़ रहे हैं, वो चाहे आप रिफ्रैक्शन करेंगे या लेंसेस पढ़ेंगे, तो हम ये मान के ही पढ़ते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हैं, ठीक, वो सिर्फ तब आपको स्टडी करना है जब ये रेज आप जो देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाला रेज है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास, तो ऐसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होते हैं, ऐसे रेज को हम लोग पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। ऐसे रेज जो बहुत क्लोज हैं, ठीक है, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उनको क्या बोलेंगे? पैरेक्सियल रेज। और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं उनको मार्जिनल रेज बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग जितने भी हमारे सिलेबस में जो है, ठीक, तो स्फेरिकल सरफेस का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए है। ठीक है, और अगर ये रेज पैरेक्सियल है तो इसका मतलब अल्फा बहुत छोटा एंगल है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत छोटा एंगल, मतलब 2-3 डिग्री 4 डिग्री, है ना, इतने तक के लिए ही हम स्टडी करते हैं। तो अगर अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा है, ठीक, मीन्स ये मैंने अभी डायग्राम बनाना है तो मैं बड़ा दिखा रहा हूँ एंगल, अदरवाइज जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ये अल्फा बहुत छोटा है 2-3 डिग्रीज, मतलब ये रे ऑफ लाइट बहुत पास जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अब बहुत पास मतलब डायग्राम देखने में नहीं आता, तो इसलिए हम थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, अदरवाइज अल्फा बहुत छोटा है, बस 2-3 डिग्रीज तक है, उससे बड़ा नहीं। ठीक, तो अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो बहुत स्मॉल एंगल में साइन थीटा, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू ये इक्वल हो जाती है फॉर वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, अगर बहुत स्मॉल है तो, ठीक, तो साइन थीटा जितना होगा उतना ही लगभग टैन थीटा होगा और उतना ही थीटा रेडियंस में होगा। ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए। तो अगर हम पैरेक्सियल रेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो ये एंगल्स बहुत छोटे हैं। ठीक, तो फिर जब एंगल्स बहुत छोटे हैं तो हम बीटा को टैन बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा को टैन अल्फा और गामा को टैन गामा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फॉर पैरेक्सियल रेज। ठीक है, पैरेक्सियल रेज का मतलब अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, और अगर ये बहुत स्मॉल है तो मैंने बीटा को टैन बीटा लिख दिया, अल्फा को टैन अल्फा लिख दिया और गामा को टैन गामा लिख दिया। क्लियर? ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ देखिए टैन बीटा, तो यहाँ पर साफ देख सकते हैं आप, अगर अल्फा बहुत छोटा है तो ये ए पॉइंट इतना ऊपर नहीं होगा बल्कि बहुत पास होगा, और ए पॉइंट अगर बहुत पास होगा तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करूँ, तो इस डिस्टेंस को आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर ये ए पॉइंट बहुत पास होता और यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते तो ये लगभग पोल के पास ही आता। ठीक, तो ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल, मतलब इसे मैं पी पॉइंट ही एज्यूम कर ले रहा हूँ, पैरेक्सियल रेज है इसलिए, मार्जिनल के लिए ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो हमेशा डेरिवेशन में ध्यान भी रखना है कि किन कंडीशन के लिए फॉर्मूला आपने डिराइव किया है ना, क्या रिस्ट्रिक्शंस आपने अप्लाई किए हैं। ठीक, ये मस्ट है। ठीक है, और अगर उन रिस्ट्रिक्शंस को हमारा क्वेश्चन, हमारा न्यूमेरिकल सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक, तो जो रटा रटाया फॉर्मूला, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी तो स्टैंडर्ड कंडीशन में बात हो रही, तो यहाँ बताइए अगर मैं टैन बीटा लिखूं, ट्वाइस टैन बीटा, और टैन बीटा की वैल्यू अगर देखें तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करिए, सी ए पी, ये पी ही मान ले रहे हैं लगभग। ठीक है, ये पॉइंट पी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल सी ए पी में ए पी अपॉन सी पी, तो ए पी अपॉन सी पी। ठीक है, आगे देखिए टैन अल्फा, ये वाला ट्रायंगल ओ ए पी, तो टैन अल्फा ए पी अपॉन ओ पी,
तो ए पी अपॉन ओ पी एंड टैन गामा, और टैन गामा फिर ए पी अपॉन पी आई, ए पी अपॉन पी आई, ठीक है, ए पी कैंसिल हो गया, और ये ट्वाइस अपॉन सी पी, ठीक। अब जरा सी पी को देखिए, तो सी पी ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा सी पी, यही आर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो इसे आप आर लिख लीजिए, ठीक। ये 1 अपॉन ओ पी, ठीक। जब हम लोग मिरर स्टडी करते हैं तो पोल से ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यही साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग नॉर्मली यू से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, यू, ठीक। और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग वी से डिनोट करते हैं, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसे आप वी से, ठीक है। और ये सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर हो रहे हैं, ऑब्वियसली ये सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर हो रहे हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो पोल से होगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसे u, और पोल से इमेज का डिस्टेंस उसे v। तो नॉर्मल ये नोटेशन यूज करते हैं u और v। तो आगे फॉर्मूले में u v देख के समझ जाएंगे, u का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और v का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहाँ देखिए OP का मतलब u लिख लें और PI मतलब v, क्लियर है। तो 1/u + 1/v = 2/r, ठीक है। इस रिजल्ट को जनरलाइज करने के लिए अभी हम लोगों ने कॉनकेव मिरर बनाया है, अगर कॉन्वेक्स बनाते तो भी रिजल्ट ऐसा ही आता, ठीक। तो हम यही साइन कन्वेंशन लगा देते हैं कि चाहे रेडियस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, यू नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ठीक, मतलब हर सिचुएशन के लिए, ठीक है। अब मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ बना, अब सवाल ये हो सकता है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखते, इमेज कहीं वहाँ बनता, तो ऐसा ही रिजल्ट आता कि नहीं आता। तो हर मिरर में ऐसा ही आएगा, और इसमें अगर मैं साइन कन्वेंशन लगा दूं, ठीक है, रिजल्ट जनरलाइज करने के लिए, तो देखिए इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, तो इस तरफ जो आप नापेंगे वो पॉजिटिव होगा, और इसके अपोजिट जो आप मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आर नेगेटिव इस साइड है, यू भी माइनस हो जाएगा, और वी भी उसी साइड पे है, माइनस हो जाएगा। रिजल्ट वही है 1/u + 1/v = 2/r, ठीक है। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, v इमेज का डिस्टेंस है, और r उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस इस तरह से रिलेट हो रहा है, 1/u + 1/v, ठीक। ये तो मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं है तो हमें बार बार रे डायग्राम की जरूरत ना पड़े, हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अगर जानते हैं तो इमेज का डिस्टेंस हम तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। इसको और इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे याद रख लेते हैं, इसी को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, आगे बढ़े। तो ये देखिए अभी आपने रिजल्ट लिखा था 1/u, अभी आपने रिजल्ट लिखा था 1/u + 1/v = 2/r, ठीक है। ये रिजल्ट था 1/u, ठीक। हाँ, इस रिजल्ट को ऐसे नहीं याद रखिए, इसे 2 पार्ट में ब्रेक करके याद रख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब आ जाते हैं फोकस पे। फोकस क्या डिफाइन किया गया था कि ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, इन्फिनिटी पर। तो ये बताइए कि अगर मैं बोल दूं कि u कहां पर है, इन्फिनिटी पर, तो u अगर इन्फिनिटी पर है तो जहां इमेज बनेगा उसी डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे आप, ठीक। यही डेफिनेशन थी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो जहां इमेज बनेगा वही फोकल लेंथ होगा, जितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, और उसी पॉइंट को फोकस बोलेंगे। तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/∞ + 1/f = 2/r, और एनी नंबर बाय इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर f = r/2, ठीक। इसका मतलब कि अगर कोई भी मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी मिरर है, ठीक, इवन प्लेन मिरर, किसी भी तरह का अगर मिरर है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, ठीक है। और इसको भी यूज करना है तो साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक। अगर आप कॉनकेव मिरर बनाते हैं तो रेडियस मेजर करेंगे, तो मैंने अभी बात की थी कि रेडियस मेजर करेंगे कॉनकेव में तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा यहाँ रखते ही फोकस नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात हुई थी कि कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर था और उसका फोकस नेगेटिव होगा। और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर बनाइए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उस साइड जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा तो फोकस भी उसका पॉजिटिव आ जाएगा। और इसको देखिए 2/r को अगर मैं इसी फॉर्मूले में 2/r को 1/f लिख लूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि 1/v + 1/u = 1/f, ठीक। 1/v + 1/u = 1/f, और इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो ये
और ये दोनों, है ना। ये इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं याद रखिए, दो अलग अलग याद रखना है, ठीक है। तो अगर मिरर में कहीं ऑब्जेक्ट है और आपको इमेज चाहिए तो फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन प्रॉपरली यूज करोगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे अगर इस फिगर में ऐसा है, जैसे इस वाले में इधर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसने कहा 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो इस साइड पे ऑब्जेक्ट है तो फिर वो नेगेटिव यू नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक। और अगर उसने उसका फोकस बता रखा है, ठीक है, फोकस नहीं बता रखा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रखा है तो r/2 करके फोकस निकाल लेंगे, ठीक। कॉनकेव है तो नेगेटिव फोकस रखेंगे, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव फोकस रखेंगे, तो v आप फाइंड कर लेंगे कि इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक है। और इमेज वैसे अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब उस साइड पे, और v पॉजिटिव आएगा मतलब उस साइड पे, ठीक है। मिरर में एक बात क्लियर है कि कॉनकेव मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो इस साइड पर जो इमेज आएगा, ये बात तो क्लियर दिख रही है कि अगर ये मिरर है, ठीक, और इस साइड पर रे को रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आना है, तो इस साइड पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, हमेशा रियल बनेगा। अच्छा, इधर रे तो इधर तो कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि लाइट जब भी पड़ेगा रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आएगा, तो इधर आएगा तो वो रियल इमेज, इधर नहीं जाएगा। लेकिन इधर इमेज कैसे बन सकता है, जब रेस को एक्सटेंड किया जाए, है ना, तो इधर जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, ठीक है ना। इस साइड जो भी इमेज बनेगा वो रियल, इस साइड जो बनेगा वो वर्चुअल, ठीक। तो v देख के आप पहचान जाएंगे, अगर v पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वर्चुअल इमेज है, v नेगेटिव आएगा इसका मतलब वो रियल इमेज है, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, मिरर फार्मूला और फोकस इज इक्वल्स टू r/2, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। हर मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए भी, हर मिरर के लिए फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए इसको मिरर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। डिस्टेंस हमेशा पोल से ही नापेंगे और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव और उसके अपोजिट नेगेटिव, ठीक। फॉर्मूले में अगर कोई अननोन क्वांटिटी है, जैसे u दिया, f दिया, v चाहिए, तो जो क्वांटिटी आपको पता ही नहीं है उस पर कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपका रिजल्ट बताएगा कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो उसके हिसाब से आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और आती है, मैग्निफिकेशन। m से डिनोट करेंगे मैग्निफिकेशन, m से, ठीक। तो मैग्निफिकेशन क्या है, अगर मैग्निफिकेशन की बात कभी भी करेंगे, और ऑब्वियसली ये वाला जो मैग्निफिकेशन है ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, एक तरह का और मैग्निफिकेशन आगे आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और अगर कभी ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल है, एरिया है, तो फिर उसका जो इमेज बनता है वहाँ एरियल या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन की बात भी आती है, ठीक। तो अभी ये मैग्निफिकेशन नॉर्मली अगर कुछ बोला नहीं गया है तो हम यही मैग्निफिकेशन कंसिडर करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है m इज इक्वल्स टू, ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, मतलब मिरर के सामने अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दिया, उसका कुछ हाइट हो, ठीक, तो उसका इमेज बनेगा, ठीक। तो जितने हाइट का इमेज बनेगा, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को ही मैग्निफिकेशन बोला जाएगा, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देख लीजिए, ये मैग्निफिकेशन की बात कर लें, ये हमारा मिरर है, ठीक, ये पोल है और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो h, ठीक। अब इसका इमेज देख लेते हैं कहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो हाइट की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट इतने बड़े हाइट का है। अब इमेज, तो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट का इमेज बनाते हैं जो टॉप है इसका, ठीक। इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसे भी कह दें कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ठीक, ये नीचे वाले पॉइंट को हम क्या बोल दे रहे हैं, ये A है, ये A, और ऊपर वाले टिप को B बोल दे रहे हैं। तो मैं B पॉइंट का इमेज बनाना चाहता हूँ, तो B पॉइंट का अगर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे अगर एक रे आपने ऐसे पैरेलल भेज दिया तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और दूसरा रे आपने ऐसे भेज दिया
तो यही नॉर्मल हो जाएगा, ठीक, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये दोनों रेज यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहीं पर वो इमेज बन जाएगा, ठीक। और मान लीजिए इमेज का जो हाइट है वो h डैश, ये इमेज बन गया, ठीक है, h डैश। ये एंगल बराबर होगा। अगर इस एंगल को आप I बोल दे रहे हैं, इस एंगल को I बोल दे रहे हैं, तो ये एंगल भी I होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था, ऑब्वियसली उसे आप क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो पोल से होगा वो u, और इमेज का जो डिस्टेंस होगा पोल से उसी को आप v बोलते थे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u और इमेज का डिस्टेंस v, ठीक है। तो देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABP में अगर मैं tan i की वैल्यू लिखूं तो tan i इज इक्वल्स टू, tan i की वैल्यू इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABP में tan i परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा AB और बेस क्या होगा PA, ठीक। और इस छोटे ट्रायंगल में देखिए अगर इसमें tan i लिखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये ना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक, जिसको आप इसको कह सकते हैं B डैश और इसको कह सकते हैं A डैश, मतलब A पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा और B का इमेज यहाँ B डैश, तो ये A डैश B डैश अपॉन PB, ठीक है, ये tan i हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल्स टू PB अपॉन PA, है ना, ठीक, A डैश B डैश ये, ठीक। और यहाँ पर देखिए P और यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब PA, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे तो PA डैश कह लीजिए, यहाँ A डैश, ठीक है। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर A डैश B डैश अपॉन A डैश P, तो ये A PA डैश, ठीक है, तो PA डैश, ठीक, ये PA और यहाँ पर ये डैश ऊपर वाले में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए A डैश B डैश का मतलब हाइट ऑफ द इमेज, जिसको H डैश से आप भी नोट कर रहे थे, ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज H डैश और यहाँ AB, ठीक। तो यहाँ पर जब आप मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन का मतलब A डैश B डैश मतलब H डैश, और प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लिखें तो यहाँ पर ज़रा देख लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन को पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक, फिर मैग्निफिकेशन पे आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये H डैश अपॉन H हो जाएगा, H डैश अपॉन H डैश मतलब हाइट ऑफ द इमेज और ये H क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और PA डैश अपॉन PA, तो PA डैश का मतलब ये क्या हो गया, PA डैश का मतलब V और PA का मतलब U, ठीक है, तो ये हो जाएगा V अपॉन U। और रिजल्ट जनरलाइज करने के लिए प्रॉपर साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगा दूँ तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और यहाँ अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन में जनरलाइज करने के लिए लगा दूँ, देखिए डिराइव करते समय साइन कन्वेंशन लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे यूज़ करते समय आप साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे कि डेरिवेशन में लग गया, ठीक है, इसलिए क्योंकि डेरिवेशन में तो जनरल कंडीशन के लिए रिजल्ट को, क्योंकि जो फिगर आपने बनाया है हमेशा यही सिचुएशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ के बजाय यहाँ हो सकती है, रियल की बजाय वर्चुअल इमेज बन सकता है, तो सभी केसेस के लिए डेरिवेशन एक ही बार करते हैं, लेकिन कन्वेंशन लगा के हम ये कहते हैं कि साइन कन्वेंशन के लिए सेटिस्फाई, मतलब हर कंडीशन के लिए यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक है, हर कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर इसमें लगाए तो H डैश कैसा होगा, ऑब्जेक्ट इधर इरेक्ट है तो H पॉजिटिव होगा, H डैश नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, और V और U को देखिए तो ये दोनों भी नेगेटिव होंगे कन्वेंशन के हिसाब से, इंसिडेंट इधर आ रहा है तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक। तो ये H डैश बाई H की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस V बाई U, ठीक। तो मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन एक स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन माइनस V बाई U होगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन माइनस V बाई U, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज ऐसा, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे, उल्टा बन रहा है, ठीक। तो जब भी इन्वर्टेड बनेगा, ठीक, इतनी बात क्लियर है कि अगर इमेज रियल बनेगा तो वो उल्टा बनेगा,
उल्टा बनेगा और हाइट इधर, ये तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक। तो मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया कि इन्वर्टेड इमेज है और रियल इमेज ही इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए कि फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, मिरर फार्मूला आपने डिराइव किया 1/v + 1/u 1/f होता है, और मैग्निफिकेशन की बात आपने की कि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज -v/u। और यहाँ देखेंगे कि अगर कैसा इमेज है, रियल इमेज है, तो देखिए रियल इमेज जब भी बनेगा तो वो उल्टा ही बनेगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक। और जब भी उल्टा इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज उल्टा बन रहा है और उल्टा रियल बनेगा। और अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनेगा, ठीक, इरेक्ट, ठीक, मिरर में ध्यान रखिएगा, है ना। रियल हमेशा उल्टा और वर्चुअल हमेशा सीधा, और सीधा बनेगा तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, ठीक है, मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कहीं लिखा हुआ है तो साइन देख कर हम समझ जाएंगे कि इमेज रियल या वर्चुअल कैसा बनने वाला है, ठीक। और रियल मतलब उल्टा ही होगा, ये क्लियर है, ठीक, और वर्चुअल मतलब सीधा ही होगा, है ना। तो नेगेटिव या पॉजिटिव देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि रियल या वर्चुअल कैसा इमेज बन रहा है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, और अगर मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का 1 से बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, अभी साइन छोड़ दे प्लस माइनस, वैल्यू खाली देखें, तो अगर उसका वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है, तो वैल्यू 1 से बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज ऊपर होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे, और 1 से बड़ा तभी आएगा जब इमेज बड़े साइज का हो, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, ठीक है, एनलार्ज्ड इमेज, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का इमेज बनता है तो हम उसे एनलार्ज्ड बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का इमेज बनता है तो हम उसे डिमिनिश्ड इमेज बोलेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज्ड इमेज, और मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो फिर कैसा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, मतलब छोटे साइज का, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का इमेज बनेगा, ठीक। तो मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया। मिरर में मैग्निफिकेशन -1/u -v/u, और -v/u का मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, ठीक। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है, ठीक। और अगर मैग्निफिकेशन का अगर 1 से ग्रेटर है तो एनलार्ज्ड इमेज, और 1 से लेस है तो डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। हाँ, इतनी बात हो गई। अब ये आज हम लोगों ने रिजल्ट्स डिराइव कर लिए। अब इन रिजल्ट्स को पहले तो आप ध्यान से देख लें, ठीक, एक बार डेरिवेशन के थ्रू चले जाएं, ठीक है। तो जो खास तौर से 12th क्लास के बोर्ड के जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको 12 देना है तो वो डेरिवेशंस पे खास तौर से फोकस कर लेंगे, उनको याद रखना है, ठीक है। और जो जेई और नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए डेरिवेशन कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बस डेरिवेशन के की पॉइंट्स की डेरिवेशन करते समय आपने क्या कंडीशंस ली कि पैरेक्सियल रेस के लिए, है ना, डेरिवेशंस है, रिजल्ट याद रखिए। अब इन्हीं फार्मूलों पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक, मिरर्स में, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उन्हीं न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कि कैसे क्वेश्चंस हैं और साइन कन्वेंशंस को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेक्शन पे इसमें हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे।